अस्सलाम वालेकुम। आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग पॉलिटी का, जो हमने स्टार्ट किया है। तो पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर जो मेरा था, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको बोला था कि गवर्नमेंट क्या होती है, विंग्स क्या करती हैं, क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था, कहाँ पर लिखा है सेपरेशन ऑफ पावर वगैरह वगैरह, वो मैंने सारा आपको बोला था। आज मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट जो आपकी सिलेबस में लिखा है, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। ठीक है भाई, इवोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। तो इवोल्यूशन जब होता है तो किस चीज का? पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया का। तो उसमें हमें क्या पढ़ना है? उसमें हमें प्री इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ना है, ये है ना, प्री इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ना है। बाद में हम देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। फिलहाल हम प्री इंडिपेंडेंस देखते हैं, यानी अप टू 1947 तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम 1947 को भी पढ़ना है। ओके, गॉट इट। सो इवोल्यूशन के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमें स्टार्ट करूं इवोल्यूशन से, तो मैं क्या देखूं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसका? इंडिया रिपब्लिक का। इंडिया रिपब्लिक का, याद रखना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया रिपब्लिक का, इसका जब हम ट्रेस करते हैं इसका ओरिजिन, तो इसका ओरिजिन हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया इटसेल्फ। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो इंडिया रिपब्लिक का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब इसका हम ट्रेस करते हैं, इसकी हिस्ट्री हम ट्रेस करते हैं, तो हम हिस्ट्री कहां पर ट्रेस करते हैं? हिस्ट्री क्या करते हैं हम? हिस्ट्री को हम ट्रेस करते हैं। कहां ट्रेस करते हैं? इसको हम ट्रेस करते हैं इंडियन हिस्ट्री में ही। इसको हम ट्रेस करते हैं इंडियन हिस्ट्री में ही। लेकिन कब? जब इंडिया था अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। सो इंडिया जब कब? व्हेन इंडिया क्या था? इंडिया वॉज अंडर व्हाट? ब्रिटिश कंट्रोल। जब हिंदुस्तान किसके अंडर था? ब्रिटिश के अंडर था। तब से हम देखते हैं कि जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन का जो हम रूट देखते हैं, जो इसका हम ट्रेस देखते हैं, इसकी हिस्ट्री, तो हम कहां देखते हैं? हिस्ट्री ऑफ इंडिया इटसेल्फ। बट व्हेन इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, तब से हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री। लेकिन जो ये हिस्ट्री है, ये स्टार्ट कहां से हुई? याद रखना, ये हिस्ट्री जो है, ये कौन सी हिस्ट्री? कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री जो है, ये स्टार्ट हो गई थी, याद रखना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हो गई थी। क्या ये स्टार्ट हो गई थी? क्या हुआ था स्टार्ट? कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट? सॉरी, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो इसकी हिस्ट्री है, जो स्टार्ट हुई थी, ये कब स्टार्ट हुई थी? जब स्टार्ट हुआ था क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी जब एस्टैब्लिश हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मुझे ये बोलो, ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? ये 1600 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री देखनी है, इसका ट्रेस देखना है, तब हम देखते हैं हिस्ट्री में ही। लेकिन कब से देखते हैं? जब ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी। और वो कब हुई थी? 1600 में वो एस्टैब्लिश हुई थी। ओके, तो ये तो इजी है, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, स्टार्टिंग में ही है। अब इसके अलावा क्या है? हाँ, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ये है कि जो ये कंपनी है, ये कंपनी किन लोगों ने बनाई थी? याद रखना, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये किन्होंने बनाई थी? ये कंपनी जो है, ये कंपनी बनाई थी, याद रखना, याद रखना, ये थे असल में मर्चेंट्स। कौन से मर्चेंट्स थे? ये भी याद रहना है जरूरी, रखना है जरूरी। एंटरप्राइजिंग मर्चेंट्स। क्या? एंटरप्राइजिंग मर्चेंट्स ऑफ लंदन। याद रखना, जो एंटरप्राइजिंग मर्चेंट्स लंदन के थे, उन्होंने ये कंपनी बनाई थी। कब? 1600 में उन्होंने कंपनी बनाई थी। फिर क्या हुआ? जब उन्होंने 1600 में कंपनी बनाई थी, तो कंपनी को एक चार्टर मिला, एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला। कंपनी गॉट व्हाट? चार्टर। इनको एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला। उस चार्टर ने क्या किया इस कंपनी के साथ? तो चार्टर ने क्या किया? चार्टर ने कंपनी के साथ क्या किया? चार्टर ने एक चीज किया, दैट इज व्हाट, कि इसको चार्टर मिला। हाँ, किसको मिला? कंपनी को। कब मिला? किसके अंडर मिला? अंडर एलिजाबेथ। अंडर एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ के अंडर, यानी क्वीन एलिजाबेथ, हाँ याद रखना, अंडर क्वीन एलिजाबेथ के अंडर इसको मिला चार्टर, एक कानून मिला, एक फ्रेमवर्क मिला। किसको मिला? कंपनी को मिला। कब मिला? ये भी याद रखना, ये मिला इनको दिसंबर 1600 में।
1600 हमेशा ऑप्शन होता है, लेकिन कंफ्यूजन करने के लिए वो मंथ भी लिखते हैं, इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि दिसंबर 1600 में वो कंपनी बनाई गई थी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसका लिंक हिंदुस्तान के साथ है, क्योंकि वो यहाँ पर ही आई है, इसलिए हमें बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने सीधा यहाँ ही उसके बाद रिलेशन बनाए, यानी ट्रेडिंग रिलेशन बनाए। सबसे पहले उनका मकसद ये था कि ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पर बहुत वेल्थ थी, उसी वेल्थ ने इनको अट्रैक्ट किया, इसलिए यहाँ पर कंपनी बनाई। क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया, इनको चार्टर दे दिया, इनका लीगल फ्रेमवर्क बनाया। कब बनाया? दिसंबर 1600 में इनको ये मिला, क्या? चार्टर। तो उसके बाद क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, इस चार्टर में क्या था? इस चार्टर में उन कंपनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उनको पावर्स दिए गए थे, उनको प्रिविलेजेस यानी राइट्स दिए गए थे, यानी फ्रेमवर्क पूरा बना हुआ था कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसा नहीं करना है, कितना आप एक्सटेंड नहीं जा सकते हो, और आपको पावर्स हैं, आप लेजिस्लेटिव पावर्स भी दिए गए हैं, लेकिन उतने ही पावर्स की आप कंपनी के रिलेटेड लॉज बनाएंगे, लेकिन वो लॉज नहीं बनाएंगे जो ब्रिटिश के लॉज के खिलाफ हो सकते हैं, वो लॉज आपको नहीं बनाने हैं। सो इनको कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था, इनको पावर दिए गए थे, इनको प्रिविलेजेस दिए गए थे, किनको? कंपनी को। किसके अंडर? इसी चार्टर के अंडर, जो क्वीन एलिजाबेथ के अंडर मिला। कब? दिसंबर 1600 में। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ जो थर्ड पॉइंट है, इसके बाद क्या है, तो आपको ये चीजें सारे फैक्चुअल याद रखनी है, ठीक है भाई। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कोई भी चीज पूछी जा सकती है आपसे। इसके बाद क्या है, चार्टर ने क्या किया, याद रखना, चार्टर जो है, ठीक है, पावर तो मिला इनको, प्रिविलेज तो इनको मिला, ठीक है भाई, पावर भी मिला, प्रिविलेज भी मिला, सब कुछ मिला, कॉन्स्टिट्यूशन मिला, लेकिन चार्टर ने और एक चीज किया। इसने क्या किया, इसने वेस्ट किया, मतलब मैं कह रहा हूं चार्टर जो है, इसने वेस्ट किया मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी को, vested management of company in the hands of, I can write here, in the hands of what, यानी चार्टर ने क्या किया, पावर्स देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, हाँ, प्रिविलेजेस देखिए, और क्या किया, इस चार्टर ने क्या किया, इसने इसको वेस्ट किया, दे दिया, हाँ, मैनेजमेंट। किसको मैनेजमेंट? किस चीज की मैनेजमेंट? कंपनी की मैनेजमेंट। किसके हाथ में दे दिया? गवर्नर के हाथ में दे दिया। गवर्नर एंड 24 अदर मेंबर्स, याद रखना, 24 अदर मेंबर्स, हाँ, उनके हाथ में क्या दे दिया, कि उनके हाथों में इनको पावर दे दिया कि आपको मैनेजमेंट करना है कंपनी का, हाँ, किनको? गवर्नर को और 24 मेंबर्स को। सो इसी गवर्नर और 24 मेंबर्स को क्या था, इनको ये राइट मिला। क्या मिला? राइट। किस चीज का राइट? ट्रेडिंग एक्सपेडिशन, हाँ, ट्रेडिंग एक्सपेडिशन विद ईस्ट, हाँ, यानी हमारे साथ, इंडिया के साथ इनको हक है, अब राइट है, आप वहां पर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है भाई, अब आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन साथ साथ में इसी चार्टर ने क्या किया, इसने मोनोपोली राइट दे दिया। किसको? कंपनी को। क्यों? ये जो एक ही कंपनी थी तब, इसी कंपनी को इस चार्टर ने दे दिया हक कि आप कर सकते हो। किसी और कंपनी को हक नहीं मिला, किसी और कंपनी को राइट्स नहीं मिले। ये चीज करने के लिए सिर्फ एक ही को मिला, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मोनोपोली राइट मिला। कोई और कंपनी नहीं आएगी जो ट्रेड वहां कर सकती, सिर्फ एक ही कंपनी को मिली, ईस्ट इंडिया कंपनी। दैट्स व्हाई मोनोपोली इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड, मोनोपोली राइट वाज गिवन। ओके, इसके साथ साथ क्या था कि मोनोपोली राइट तो आपको मिला, लेकिन और एक चीज आपको मिली। आपको क्या मिला? आपको मिला नेवल फोर्सेस फॉर सिक्योरिटी रीजन, यानी सिक्योरिटी रीजन के लिए आप नेवल फोर्सेस भी रख सकते हो, ठीक है। तो उन लोगों ने, इन कंपनी ने नेवल फोर्सेस रखी, किस रीजन के लिए? किस चीज के लिए? सिक्योरिटी के लिए। हमें नेवल फोर्सेस चाहे, तो उनको इस चार्टर के अंडर सारा कुछ मिला। ओके, अब जब ये नेवल फोर्सेस मिले, चार्टर जो है, याद रखना, आपको ये सारा मिला, कॉन्स्टिट्यूशन मिला, पावर मिले, प्रिविलेजेस मिले, आपको नेवल फोर्सेस मिले, आपको मोनोपोली राइट्स इवन मिले, लेकिन वो जो चार्टर था, आपको हक है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन मिल रहा है, पावर मिल रहा है, ये सब कुछ मिल रहा है आपको जस्ट फॉर 15 ईयर्स, ठीक है। सिर्फ 15 साल तक आपको ये मिले, पहले 15 साल तक,
पहले आपको 15 साल तक मिलेगा। लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, जो ही 15 साल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 साल के बाद ये खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी इट वाज टर्मिनेबल। टर्मिनेबल था, क्या था, टर्मिनेबल, यानी ये खत्म हो जाएगा, लेकिन विद प्रियर 2 years नोट्स। 2 years नोट्स। पहले आपको उनको गवर्नमेंट को क्या करना है, कंपनी को 2 साल पहले ही नोट्स देनी है। आपके 15 साल 2 साल के बाद खत्म होने वाले, तो इनको नोट्स पहले ही देनी है। ऐसा नहीं कि 15 साल खत्म हो जाएगी फिर गवर्नमेंट आएगी आपके 15 साल खत्म हो गए, नहीं, उनको 2 साल पहले नोट्स देना है कि आपके 2 साल के बाद आपके 15 years कंप्लीट होने वाले हैं। उसके बाद चाहे आप कर सकते हो। ये उनको परमिशन कहां से मिलेगी, गवर्नमेंट से मिलेगी। किस गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ये उनके हाथ में कि 15 साल के बाद ये इनको देगी करना या इनको वापस लाएगी। तो ये क्या था, 2 years क्या था, नोट्स देना है। लेकिन ये कंटिन्यू भी कर सकते थे, क्या, कंटिन्यू भी कर सकते थे। इफ द ट्रेडिंग रिलेशंस, इफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टिंग द क्राउन एंड द पीपल, इफ इट is not affecting what, affecting crown and people। क्राउन और पीपल अगर इफेक्ट नहीं हो रहे हैं तब जाके फिर ये क्या, ये कंपनी कंटिन्यू कर सकती है। 15 साल के लिए हमने इनको दे दिया है, लेकिन ये 15 साल की आगे भी कर सकते हैं। इफ द केस इज, इफ इट इज नॉट अफेक्टिंग द क्राउन ऑफ ब्रिटिश एंड द पीपल। ओके, तो ऐसा अगर नहीं होगा फिर ये कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये था इसमें। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है, ये हो गए ये वाले पॉइंट्स। तो कंपनी जब यहां पर आई, कंपनी ने यहां पर ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए। क्या, कंपनी जो है तो इनको वहां पर हक मिला, इनको वहां पर राइट्स मिले, इनको वहां पर चार्टर मिला। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी स्टार्टेड ट्रेडिंग। इन्होंने यहां पर ट्रेडिंग सेंटर्स क्या किए, ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए, या हम उनको कहते हैं फैक्ट्रीज बनाए। ठीक है भाई, लेकिन कंपनी को तो यहां पर अपना जमीन नहीं है ना, तो कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को पहले परमिशन चाहिए। तो परमिशन किस से मिला, यहां पर उस वक्त कौन था बादशाह, जब पहले यहां पर 1600 में कंपनी यहां पर आई, तो सबसे पहले उस वक्त यहां पर किन की हुकूमत चल रही थी, याद रखना, यहां पर उस टाइम पर मुगल एम्पायर था। क्या था, मुगल एम्पायर। जब कंपनी इंडिया आई थी तब यहां पर कौन रूल कर रहे थे, मुगल्स कर रहे थे। जब कंपनी स्टार्ट किया यहां पर ट्रेडिंग सेंटर और फैक्ट्रीज, लेकिन ट्रेडिंग सेंटर या फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए उनको परमिशन चाहिए। तो परमिशन कौन देगा, तब यहां पर कौन हुकूमत कर रहे थे, मुगल्स। लेकिन कौन कर रहा था, जहांगीर। याद रखना, जहांगीर कोर्ट से उनको परमिशन मिला, जिसको हम कहते हैं रॉयल फरमेन। रॉयल फरमेन का मतलब क्या है, उनको परमिशन मिला। कहां से मिला, जहांगीर की कोर्ट से उनको परमिशन मिला कि आप यहां आके अपने ट्रेड रिलेशंस हमारे साथ बढ़ा सकते हो, आप यहां पर ट्रेडिंग सेंटर एस्टैब्लिश कर सकते हो, आप यहां पर फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर सकते हो। एंड साइमल्टेनियसली क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता यही हुआ कि कंपनी आई, परमिशन मिला, जहांगीर से पहले परमिशन मिला। जो ही जहांगीर से परमिशन मिला तो फर्स्ट फैक्ट्री कहां पर बनाई गई थी, फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो कहां पर बनाई गई थी, वो सूरत में बनाई गई थी। याद रखना, सूरत में बनाई गई थी 1612 में, आई थिंक, या 612 इज द ईयर जब पहली फैक्ट्री बनाई गई थी। ठीक है भाई, अब उसके बाद दूसरी बन गई थी मछलीपट्टनम। ठीक है भाई, मछलीपट्टनम कहां पर है, इट्स इन मद्रास। ये कब, किस ईयर में मछलीपट्टनम में इन्होंने ट्रेडिंग सेंटर बनाए, शाबाश। इट इज आई थिंक 1639 में, या देन थर्ड। उसके बाद महानदी डेल्टा, महानदी जो है, महानदी कहां पर डेल्टा बना रही है, मैंने आपको पढ़ाया है रिवर के सिस्टम में। महानदी जो डेल्टा बनाती है वो बनाती है ऑन द कोस्ट ऑफ उड़ीसा और बे ऑफ बंगाल की साइड में।
तो ये जो है महानदी डेल्टा पर उन्होंने और एक फैक्ट्री बना और एक ट्रेडिंग सेंटर बनाए। तो वो कहाँ, वो किस ईयर में था? दैट इज़ आई थिंक 1690 इज़ द ईयर जब इन्होंने यहाँ पर ये ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए। आहिस्ता 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 से रिलेशंस बढ़ गई और अच्छा खासा ट्रेडिंग रिलेशंस बन गई हिंदुस्तान के साथ विद द ब्रिटिश। लेकिन तब यहाँ पर हिंदुस्तान ऐसे नहीं था जो आज है, क्योंकि 1947 के बाद असल में इंडिया बना एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया नहीं था, लेकिन ये किसी और के अंडर था, बाहर के लोग यहाँ पर हुकूमत कर रहे, फॉर एग्जाम्पल मुगल्स। ओके, अच्छा उसके बाद क्या हुआ याद रखना, जो ही ये इन्होंने यहाँ पर ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए तो बहुत साल हो गए तो यही चल रहा था, क्योंकि उनका पहला मकसद क्या था? सिर्फ ट्रेडिंग रिलेशंस। लेकिन क्या हुआ कि जो लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। यहाँ पर डाउनफॉल हो गई क्या? मुगल एम्पायर्स। और क्या हो गया? जो सेंट्रलाइजेशन जो थी वो सारी खत्म हो गई। देखो भाई, एक मुगल एम्पायर खत्म हो गया, जो सेंट्रलाइजेशन जो हुकूमत थी, सेंटर से जो कंट्रोल था वो भी खत्म हो गया। थर्ड, राइज ऑफ लोकल रूलर्स। कितना हो गया? 1, 2 एंड 3। ये 3 जो हैं ये चीज़ें हुई थी यहाँ पर, यहाँ के समाज में। तो ऑब्वियसली जब हम कहते हैं ना कि जब किसी घर में लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं ना, तो हमसाया जो होता है ना वो पावरफुल बन जाता है। तो इसलिए अपने घरों में शांतियाँ बरकरार रखा क्या करें। तो यही केस है, हिस्ट्री हमें ये दिखाती है कि अगर हम अपने घरों में शांति नहीं रखेंगे तो जो हमसाया होता है वो पावरफुल हो जाता है। जब 22 लोग आपस में झगड़ते हैं, उनको आपस में नफरत हो जाती है, जो हमसाया होता है तो वो क्या करता है? वो किसी बाई से रिलेशन अच्छा रखता है ताकि वो उसका घर उससे तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हिस्ट्री हमें सिखा रही है, ऐसी बात मैं खुद नहीं कह रहा हूं, दिस इज हिस्ट्री विच प्रूव्स अस। डाउनफॉल हो गया मुगल एम्पायर में, कंट्रोल नहीं रहा, सारे कह रहे हैं मैं ही हूं। राइज ऑफ लोकल लीडर्स, यानी भाई कह रहा है मैं ही हूं, दूसरा भाई कह रहा है कि मैं ही हूं, है तो असल में कोई नहीं। तो जब ये चीजें हुई, इससे क्या हुआ? इससे मौका मिला, दिस गिव द अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी टू एंटर इनटू इंडियन पॉलिटिक्स। याद रखना, दिस मतलब ये चीजें गेव कंपनी क्या? अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू इंडियन पॉलिटिक्स। तो याद रखना, तो इस चीज से क्या हुआ, जब यहाँ पर झगड़े हुए थे, जब यहाँ पर मुगल एम्पायर जो है वो लास्ट में वीक हो रही थी और यहाँ पर लोकल रूलर्स जो है वो राइज हो गए, इसी से अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है भाई, इससे क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी मिली। हाँ, ब्रिटिश को, मैं यहाँ पर कंपनी लिखा, दिस गिव ब्रिटिश इज द प्रॉपर टर्म, दिस गिव ब्रिटिश अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू इंडियन पॉलिटिक्स। इससे पहले ये कंपनी जो है, ये ब्रिटिश जो है, ये एंटर नहीं कर पाती थी, लेकिन क्यों कर पाई? बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो इसी वजह से ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये एंटर हुई इंडियन पॉलिटिक्स में। याद रखना, तो फिर क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जो यहाँ का बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, याद रखना, नवाब ऑफ बंगाल जो कौन था? सिराजुद्दौला। जो उस वक्त कंपनी में काम कर रहे थे वो कुछ ऐसा कर रहे थे जिसकी वजह से नवाब को गुस्सा आया। नवाब को लगा कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? वो रिफ्ट पैदा होने लगा। पहले वो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए आए थे, यहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही थी, उन लोगों को एडवांटेज मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली इंडियन पॉलिटिक्स में एंटर होने के लिए। तो फाइनली क्या हुआ कि जो ट्रेडिंग रिलेशंस थी, जो मर्चेंट्स थे, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो इंडिया के लिए अच्छा नहीं था। तब का जो इंडिया था वो यहाँ के रूलर्स के लिए अच्छा नहीं था। तो इससे क्या हुआ कि सिराजुद्दौला वाज एनॉयड, हाँ उसको गुस्सा आया। तो गुस्से से क्या हुआ? इन दोनों को रिफ्ट हो गए आपस में। जब रिफ्ट हो गए तो लड़ाई होगी। तो कौन सी लड़ाई होगी? याद रखना, बैटल ऑफ प्लेसी। बैटल ऑफ प्लेसी किसके दरमियान हुई थी? एक साइड से कंपनी थी, दूसरे साइड से, एक साइड से कंपनी थी और दूसरी साइड से नवाब था। कौन सा नवाब? सिराजुद्दौला। याद रखना, एक साइड से सिराजुद्दौला था, दूसरी साइड से कंपनी थी, लेकिन कंपनी के साइड से हेड कौन था? याद रखना, इट वाज रॉबर्ट क्लाइव।
ठीक है भाई, रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से ये, इन लोगों ने क्या किया, उन्होंने पैलेस में जंग लड़ी और जिसमें क्या हुआ, जिसमें कंपनी ने जीत लिया और नवाब ने हार लिया। ओके, तो जो ही कंपनी ने जीत लिया तो नवाब ने हार लिया, तो इसका मतलब क्या है, दस देयर वाज द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, दस इट लेड द फाउंडेशन, याद रखना, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ व्हाट, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो इंडिया में स्टार्ट होगी ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। मगर ये भी याद रखना है आपको कि यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर स्टार्ट होगी, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ने अभी रूल स्टार्ट नहीं किया। उनको पावर्स आ गए, उनको मौका मिला, उनको ग्राउंड मिला हुकूमत करने के लिए, लेकिन अभी उन्होंने हुकूमत यहाँ पर नहीं जमाई। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बैटल ऑफ पैलेस की बात कर रहा हूँ। एंड द ईयर इज 1757। 1757 इज द ईयर जब बैटल ऑफ पैलेस ही हुआ। रॉबर्ट क्लाइव की फोर्स और यहाँ से सिराजउद्दौला की फोर्स, उसमें से किसने जीत लिया, रॉबर्ट क्लाइव। उसने बहुत सारी पॉलिसीज उसमें अडॉप्ट किए, जिसकी वजह से रॉबर्ट क्लाइव उसने जीत लिया और सिराजउद्दौला ने क्या किया, उसने हार लिया। ओके, तो ग्राउंड बन गया किनके लिए, ब्रिटिश के लिए ग्राउंड बन गया। तो उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो रोल ऑफ जो ब्रिटिश कंपनी में कह सकता हूं कि उन्होंने यहां पर रूल नहीं किया। तो क्यों नहीं रूल किया, क्योंकि अभी उनके स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं थे, उन्होंने अभी इंटरफेयर नहीं किया यहाँ के पॉलिटिक्स को, या मैं कह सकता हूं उन्होंने अभी रूल नहीं किया। एंटर तो किया लेकिन रूल नहीं किया, ठीक है। पॉलिटिक्स में तो एंटर हो गए पहले ही, लेकिन अभी उन्होंने रूल नहीं किया। ओके, तो जब रूल नहीं किया तो फिर कब किया, तो क्या हुआ था, ठीक है भाई। याद रखना कि 1757 में ये रिवोल्ट हुआ, तो उसके बाद और एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ पैलेसी 1757। उसके बाद और एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बॉक्सर। बॉक्सर जो है इट इज स्मॉल टाउन इन बिहार ऑन रिवर गंगा, जो मैंने आपको पढ़ा है। यहां पर फिर लड़ाई हुई। फिर किसको लड़ाई हुई, लड़ाई हुई तब, याद रखना, तब लड़ाई हुई कंपनी को लड़ाई हुई थी इंडिया के साथ, ठीक है। एक साइड से कंपनी, एक साइड से इंडिया। मगर इंडिया कहां पर, याद रखना, बैटल ऑफ बॉक्सर बिहार में छोटा सा टाउन है जहां पर इंडिया के सिस्टम, वहां से कंपनी का सिस्टम था। तो कंपनी का हेड कौन था उस वक्त और यहां कौन हेड था, यह भी हमें मालूम होना चाहिए। जो कंपनी है उसके वक्त मनरो था, याद रखना, इसका था मनरो, इसका मनरो था। लेकिन यहां पर जो नवाब था, नवाब ऑफ बंगाल, वो कौन था, वो था मीर कासिम नवाब बंगाल था। इसने इनके साथ जंग लड़ी। दूसरा नवाब ऑफ अवध, वो कौन था, शुजात दावला, सिराजउद्दौला नहीं, शुजात दावला, नवाब अवध। और उसके बाद एम्परर था कौन, शाह आलम यानी एम्परर ऑफ इंडिया, शाह आलम, मुगल एम्पायर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके साथ जंग की, लेकिन जंग में क्या हुआ, डिफीट ऑफ नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध, एंड देन फाइनली किसकी शिकस्त, शाह आलम की शिकस्त, जो एम्परर था उस वक्त यहाँ पर। तो इसमें डिफीट हुआ। इन लोगों ने क्या किया, दे वॉन द वॉर। जो ही इन्होंने वॉर जीता तो ये इन लोगों ने घुटने टिके। तो जब इन लोगों ने घुटने टिके तो शाह आलम ने क्या किया, शाह आलम गिव द राइट। याद रखना, शाह आलम जब कोई जंग हारता है तो वो घुटने टेकता है। शाह आलम गेव राइट ऑफ दीवानी। दीवानी का मतलब है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बम्बई, बंगाल एंड उड़ीसा। आज उड़ीसा बोलते हैं, तब उड़ीसा बोलते थे, याद रखना। तो जब जंग हार लिया इन लोगों ने, कंपनी ने जीत लिया अंडर मनरो, तो क्या हुआ, बॉक्सर हुआ था। तो उसमें क्या हुआ, फिर शाह आलम ने उनको राइट दे दिया। राइट किसका दे दिया, दीवानी राइट। दीवानी का मतलब है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। और कहाँ से, बंगाल से,
बम्बई से एंड फाइनली उड़ीसा से। पहले उसको उड़ीसा बोलते थे, आज इसको उड़ीसा बोलते हैं। तो यहां से इनको राइट मिला। तो उसके बाद इन लोग ने क्या किया, 1764 में जंग हुई थी, जब इनको दीवानी राइट मिला, दीवानी राइट मिला। कब मिला? 1765 में। तो 1765 से लेके इन लोग ने यहां पर राज किया, इन लोग ने यहां पर राज किया, क्योंकि अब इनके पास पैसा भी आया। अब जब 1765 में इन लोगों ने रूल किया, लेकिन यहां पर दो हुकूमत कर रहे थे। कौन कौन सी? डबल गवर्नमेंट थी। क्या किसकी गवर्नमेंट थी? डबल। डबल मतलब एक कंपनी करती थी और दूसरे यहां के नवाब करते थे, क्योंकि कंपनी को नवाब की जरूरत थी उस वक्त, क्योंकि उनको पूरे हिंदुस्तान में राज करना था। देखो भाई, एक साइड से कंपनी प्लस दूसरे साइड से नवाब, दोनों रूल कर रहे थे। जब दोनों ने रूल किया तो हो गई डबल गवर्नमेंट। होगी कि नहीं होगी? तो दोनों ने जब रूल किया होगी डबल गवर्नमेंट। ठीक, अब क्या चल रहा है? अब तो डबल गवर्नमेंट है। तो इस वक्त क्या हुआ? 1765 से लेके 1772 तक ये डबल सिस्टम चलता रहा। ठीक है भाई। अब कंपनी भी अपना शेयर मांगती थी, नवाब भी अपना शेयर मांगते थे। तो मुझे ये बोलो, लोगों की हालत क्या होगी? क्या एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती? सो हम कहते थे वर्स्ट काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। दीवानी कब मिला? तभी तो मिला ना। चलो ठीक है, आप यहां पर करेंगे, लेकिन यहां के रूलर्स भी हुकूमत करेंगे, यहां के नवाब को भी पावर दिया जाएगा, तभी तो उनको दीवानी राइट मिला। अब ये भी अपना शेयर मांग रही है, ये भी अपना शेयर मांग रहा है। किससे मांग रहे हैं? पब्लिक से मांग रहे हैं, पीपल से मांग रहे हैं। तो मुझे ये बोलो, जब दो ग्रुप्स, दो कंपनियां, दो एडमिनिस्ट्रेशन मांग रही हैं, एक ही को मांग रहे हैं, तो लोगों को क्या हाल हो जाएगा। सो वर्स्ट काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल उस वक्त देखा गया था। कब से लेके कब तक? 1765 से लेके 1772 तक। जो ही 1772 हुआ तो यहां पर एंड हुआ, एंड ऑफ डबल गवर्नेंस या डबल गवर्नमेंट विद द अराइवल ऑफ न्यू गवर्नर। तब उस वक्त यहां पर नया गवर्नर आया था। तो वो गवर्नर कौन था? क्या आप मुझे कहेंगे कि उस वक्त यहां पर गवर्नर कौन था? ठीक है भाई, गवर्नर कौन था? तो कौन था गवर्नर जब डबल गवर्नमेंट खत्म हुई थी 1772 में? विद द अराइवल ऑफ न्यू गवर्नर ऑफ बंगाल। याद रखना, उस वक्त गवर्नर ऑफ बंगाल बहुत ही मशहूर था। न्यू गवर्नर ऑफ बंगाल वो कौन था? वो भी आपको याद रखना है। दैट वाज हु? शाबाश, क्वेश्चन मार्क। वॉज द न्यू अराइवल ऑफ, जब ये खत्म हो गया था 1772 में, जब डबल गवर्नेंस खत्म हो गई थी, तो उसके बाद नया गवर्नर ऑफ बंगाल कौन आया था? इट वॉज नन देन हु? इट वॉज वैरन हेस्टिंग। याद रखना, वैरन हेस्टिंग। तो इसने यहां पर डबल गवर्नेंस खत्म की। वैरन हेस्टिंग आया, डबल गवर्नेंस खत्म की। इसने खुद अपनी सर पे जिम्मेदारी ली, एडमिनिस्ट्रेशन की। किसकी एडमिनिस्ट्रेशन? बंगाल की, बिहार की, एंड देन फाइनली उड़ीसा की। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की इसने क्या किया? इसने अपने सिर पे रेस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो जो ही इसने रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पे, तो क्या हुआ? इसको लॉस हुआ। तो जब इसको लॉस हुआ तो अब ये क्या करेगा? इसको कुछ और करना है। तो यहाँ पर मैं ऊपर लिखता हूँ, इसको क्या हुआ? इट वॉज इन द लॉस्ट, यानी मैं कहता हूँ इट बिकेम इनसॉल्वेंट। क्या बिकेम? इनसॉल्वेंट। जब इसने अपने सर पे जिम्मेदारी ली, मैं एडमिनिस्ट्रेशन चलाऊंगा बंगाल का, बिहार का, ठीक है, और उड़ीसा का। ठीक है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का क्या हम करेंगे? हम करेंगे अपने सिर पे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। बट इट बिकेम इनसॉल्वेंट। ठीक है भाई, इट इज बंगाल, मे बी आई माइट हैव सेड अर्लियर रॉन्ग। इट इज बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ओके। अब क्या है? द रूलर बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम इंसॉल्वेंट एंड इट आस्क्ड फॉर लोन। इसने लोन मांगा। किससे लोन मांगा? गवर्नमेंट से लोन मांगा। कौन सी गवर्नमेंट?
ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या किया इसने? जब इसने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, मैं बंगाल को चलाऊंगा, मैं बिहार को चलाऊंगा, मैं उड़ीसा को चलाऊंगा, अपने सर पे जिम्मेदारी ले ली, लेकिन इट बिकेम इंसॉल्वेंट। जब इसके पास कुछ पैसा था ही नहीं, जब इसने एडमिनिस्ट्रेशन में फेल हो गया, सो इट नीड्स मनी, सो इसने क्या किया? इसने लोन के लिए पूछा। तो जो ही इसने गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश को लोन मांगा, हाँ, तो गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी मिली इस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। तो क्या हुआ? गवर्नमेंट took the advantage and bring the company under what? Under parliament. याद रखना, पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश, अंडर पार्लियामेंट। तो क्या हुआ यहां पर कि स्टार्टिंग में पहले वो बहुत मचा रहा था वहां पर, लेकिन जो ही इसको पैसे की जरूरत पड़ी, ये गवर्नमेंट के पास गया। जो ही गवर्नमेंट के पास गया, गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक फायदा मिला, उन्होंने इसको लोन दे दिया। तो लोन जब दे दिया, लेकिन इसे क्या हुआ? पार्लियामेंट के अंडर इसको लाया गया। तो सबसे पहला जो हमने यहां पर क्या किया कि हमने इसको कंट्रोल किया। अब हम इसको रेगुलेट कर रहे हैं। जो ही हम इसको रेगुलेट करेंगे, हम पॉलिसीज बनाएंगे। तो इसीलिए वजूद में आ गया रेगुलेटिंग एक्ट। 1772 तक वो था, इसलिए रेगुलेशन एक्ट 1773 में आया। समझ में आया क्या? रेगुलेशन एक्ट 1773। ओके, तो उसके बाद बहुत सारे एक्ट्स आए, लेकिन इसको कितना पैसा चाहिए था? इट नीड्स 1 मिलियन पाउंड। 1 मिलियन पाउंड, ठीक है। वो कहाँ से आएगा? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से आया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? इस कंपनी को रेगुलेट करना था, कंट्रोल करना था, पार्लियामेंट के अंडर लाना था। तो इसलिए वजूद में आया रेगुलेटिंग एक्ट। इसलिए हम इसको रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट कंपनी को कंट्रोल करना था। कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। तो यहां पर फिर रेगुलेशन एक्ट वजूद में आया, जिससे यहां की कंपनी क्या हुआ? कंपनी कंट्रोल में हुआ। लेकिन जो दीवानी राइट था, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ये चलता रहा। हाँ, जब दीवानी राइट मिला इनको, इट कंटिन्यूड अप टू 1858 तक। ये चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा, ठीक है। अब इसके आगे क्या है? इसके आगे ये है कि जब रेगुलेशन एक्ट आया, तो रेगुलेशन एक्ट में क्या था जिसकी वजह से कंपनी जो है उसको काम करना पड़ा अंडर दिस एक्ट। अब हम इसी एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। और भी एक्ट्स आए, फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा जो है जुडिकेचर एक्ट, उसके बाद जुडिकेचर एक्ट आया 1781 में, ठीक है भाई, 1781 में। उसके बाद पिटीज इंडिया एक्ट आया 1784 में आया, ठीक है। बहुत सारे एक्ट्स आए जो कंट्रोल कर रहे थे किनको? कंपनी को। कहां से था ये? बहुत सारे एक्ट्स आए। तो रिजल्ट क्या था? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ ब्रिंगिंग दीज एक्ट्स इन इंडिया टू कंट्रोल द कंपनी? लेकिन रिजल्ट क्या था इसका? चलो ठीक है, कंपनी को कंट्रोल करना पड़ा, तो बहुत सारे एक्ट्स आ गए, रेगुलेशन एक्ट से स्टार्ट हो गया, तो बहुत सारे एक्ट्स वहां से आए। तो लेकिन रिजल्ट क्या था? इसका मकसद क्या था? ये मैं इन अदर वर्ड्स आई कैन से, इसका मकसद ये था। हाँ शाबाश, क्या मकसद था इसका? इसका मकसद एक ही चीज़ था, याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इमर्जेंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। याद रखना कि ब्रिटिश एम्पायर को यहाँ पर लाना है पूरी तरीके से। उसी का मकसद, इन एक्ट्स का मकसद वही था। ओके, कंपनी तो कंट्रोल कर रही थी उसको, लेकिन कंपनी आगे कंट्रोल कर रही थी, ठीक है भाई। तो आहिस्ता फिर एक पीरियड आ रहा है जो मैं आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, जहाँ पर कंपनी का रूल खत्म होता है 1858 तक। उसके बाद फिर क्या हो रहा है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और कितने एक्ट्स आए तब तक, उन एक्ट्स में कौन कौन से चेंज आए वो भी मैं आपको सारा बोलूंगा। फिलहाल के लिए जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग व्हाट वी कॉल एज रेगुलेशन एक्ट 1773। ओके, सो यहाँ पर लिखता हूँ मैं रेगुलेटिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। ओके, तो ये क्या है? फर्स्ट एक्ट, पहले मैं लिखता हूं, दिस इज द फर्स्ट
एक्ट ऑफ ब्रिटिश। याद रखना, पहला एक्ट जो हिंदुस्तान में आया, कहां से आया? ब्रिटिश से ही आया। कहां आया? इंडिया आया। सो दिस इज द फर्स्ट एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट, ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट the what? The affairs of company, यानी अफेयर्स ऑफ कंपनी को रेगुलेट करना है। सो ये पहला एक्ट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से आया। और क्या है, 18 मई को, ऑन 18th ऑफ मई में क्या हुआ? मई में क्या हुआ? इसी ऑन 18th ऑफ मई क्या हुआ कि 1773 में लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया? लॉर्ड नॉर्थ ने प्रेजेंट की, क्या प्रेजेंट की? बिल को प्रेजेंट की। कहां पर की प्रेजेंट? पार्लियामेंट में प्रेजेंट की। और उसके बाद ये बिल जो है पास होगी तो रेगुलेशन एक्ट आया। तो किसने किया? लॉर्ड नॉर्थ ने किया। क्या किया? बिल को प्रेजेंट किया। जो ही बिल को प्रेजेंट किया, पार्लियामेंट में किया। कहां के पार्लियामेंट? वहां के अपने ही पार्लियामेंट। तो उसके बाद ये बिल पास हो गई तो रेगुलेशन एक्ट वजूद में आया। जो ही ये रेगुलेशन एक्ट वजूद में आया तो इसमें कौन कौन से चेंजेस उन्होंने लाए थे, वही चेंजेस, वही फीचर्स हम इस एक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और क्या ड्रॉबैक्स थे इसमें, कौन से प्रॉब्लम्स थे, वो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पहला पॉइंट देखते हैं, इसके फीचर्स क्या थे। फीचर्स नंबर वन जो है, जो कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज जो हैं, कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? प्रॉपर्टीज ऑफ कंपनी। जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपनी जो हैं, पहला प्रिंसिपल, पहला फीचर जो है रेगुलेशन एक्ट का, उसमें क्या था? जो कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंपनी जो है वाज रिफॉर्म्ड। यहां पर हमने क्या किया? वाज रिफॉर्म्ड। क्या रिफॉर्म किया? क्या रिफॉर्म किया? रिफॉर्म ये था कि पहले इस एक्ट के आने से पहले क्या था, जो इसके मेंबर थे, कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज के कंपनी जो हैं, जो इसके मेंबर थे, इस कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज कंपनी का जो था, हाँ, उसमें जो मेंबर थे वो क्या, कौन से होने चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है? एलिजिबिलिटी ये है कि उनके पास क्या होना चाहिए? शेयर होल्डर होने चाहिए। हाँ, शेयर होल्डर, हाँ, कितना होना चाहिए? 500 पाउंड्स होने चाहिए। ओके, जिस बंदे के पास 500 होल्डिंग कैपेसिटी होगी, यानी शेयर्स होंगे, वो मेंबर बनेगा कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंपनी। लेकिन जो ही ये एक्ट आया, इसने क्या किया? इसने चेंज किया। क्या किया? 1000 पाउंड्स उसने रखा मिनिमम। अगर किसी के पास जो शेयर होल्डर होगा, जो होल्ड स्टॉक कर रहा है, क्या? 500 पाउंड्स, तो उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा मेंबरशिप। अब जब ये एक्ट आया, ये पहले था, अब जब एक्ट आया इसने मिनिमम रखा 1000 पाउंड्स। ओके, ये पहला था। अब लेकिन इससे क्या हुआ? इस एक्ट से क्या हुआ? इस एक्ट ने क्या किया? जो ही ये 1000 हो गया तो क्या होगी? तो कंपनी जो है, हाँ, यानी कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज जो है, ये बेटर ऑर्गेनाइज्ड हुई। इसको और पावर्स मिल गए, इसको यानी पावर्स क्या, इसको ड्यूटीज मिल गए, इसको और रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिल गई। ठीक है भाई, बेटर ऑर्गेनाइज्ड होगी और ड्यूटीज मिल गई, रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, तो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुआ। कैसे हुआ? जब उन्होंने ये इंक्रीज किया, क्या? 1000 पाउंड। ओके, होगी एक चेंज। नाउ सेकंड चेंज, दूसरी चेंज क्या हुई? यानी दूसरी चेंज हुई थी चेंज इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। याद रखना, चेंज इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या चेंज हुई? इस चेंज इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या चेंज हुई? उन्होंने अगर इसमें चेंज लाई, लेकिन इसमें क्या चेंज लाई? चेंज ये था इसमें, नाउ इट कंसिस्ट्स ऑफ, याद रखना, नाउ इट कंसिस्ट 24 इलेक्टेड। क्या? 24 इलेक्टेड, याद रखना।
इसमें आप 24 इलेक्टेड होते थे, लेकिन इनको इलेक्ट कौन कर रहा था? यही कोर्ट ऑफ प्रॉपरेटर्स इनको इलेक्ट करते थे। यानी मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें आप 24 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, मगर उनको इलेक्ट कौन करता था? इनको COP इलेक्ट करता था, कोर्ट ऑफ प्रॉपरेटर्स इनको इलेक्ट करता था। ओके, मगर कितने साल के लिए? 4 इयर्स के लिए। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए अब इनको इलेक्ट किया जाता है। लेकिन जब 4 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है, 24 मेंबर्स टोटल हैं, तो रिटायर कितने होते हैं और कितने साल के बाद होते हैं? 6 होते हैं रिटायर आफ्टर एवरी ईयर। तो वही होगा ना, 6 × 4 = 24। तो 6 डायरेक्टर्स, 6 मेंबर्स रिटायर होते हैं आफ्टर एवरी ईयर, और वो 4 साल के लिए इलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करेंगे तो अर्लियर डायरेक्टर्स जो हैं, अर्लियर डायरेक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट होते थे, इलेक्टेड फॉर एवरी ईयर, यानी हर साल या 1 साल के लिए वो इलेक्ट हो जाते थे। अब 4 साल के लिए हैं और 6 होते हैं आफ्टर रिटायर आफ्टर एवरी ईयर। ठीक है, वेयर इलेक्टेड एवरी ईयर। अब हर साल इनको इलेक्ट किया जाता है। ये चेंज हुई, दूसरी चेंज किसमें? रेगुलेशन एक्ट के अंडर। किसमें हुआ? चेंज इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, नाउ थर्ड चेंज जो है, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, तब तक या यहां तक 1773 तक, हाँ, क्या था? जो गवर्नर था बंगाल का गवर्नर, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल जो है, ये चेंज हुआ। क्या हुआ? चेंज इनटू व्हाट? चेंज इनटू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, GGB। गवर्नर बंगाल का चेंज हुआ, उसका टाइटल ही चेंज हुआ अंडर दिस एक्ट 1773 रेगुलेशन एक्ट। उसका टाइटल ही चेंज हुआ, उसका टाइटल था गवर्नर ऑफ बंगाल, अब उसका टाइटल चेंज हो रहा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, जो गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस जो थे, बाकी प्रोविंसेस जो थे गवर्नर, यानी अदर प्रोविंसेस यानी गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस जो थे वो क्या थे? वो सब ऑर्डिनेट थे। क्या थे? सब ऑर्डिनेट टू व्हाट? टू GGB। याद रखना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर वो सब ऑर्डिनेट थे। कौन? जो बाकी बंगाल के बगैर, हाँ, मुंबई था, मद्रास था, जो भी बाकी प्रोविंसेस थे जहां पर गवर्नर थे, तो वो सारे गवर्नर काम करते थे किसके अंडर? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर काम कर रहे थे, क्योंकि इसी एक्ट ने इसको टाइटल में चेंज किया। ओके, यानी इसका मतलब है अगर यहां पर GGB है और यहां पर कितने भी प्रोविंसेस हैं, ये सारे के सारे इसके अंडर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गई। भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां पर सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होगी। जो ही यहां पर सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होगी तो ये वाले सारे कंट्रोल में आ गए। किसके कंट्रोल में आ गए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर आ गए। ओके, नाउ हम ये भी कहते हैं, इसमें और एक प्रिंसिपल आया, उसको हम कहते हैं, जो मैं आपको कल ही पढ़ाया था, चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस भी यहां पर आया। और आपको पता ही है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो कौन था? वो वैरन हेस्टिंग था। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार पूछे जाते हैं, फैक्चुअल। ओके, वैरन हेस्टिंग। ठीक, अच्छा, इसी के अंडर और क्या है? इसी थर्ड वाले के अंडर क्या है कि जिसमें टाइटल चेंज हुआ था, जिसमें सेंट्रलाइजेशन हो गई, जिसमें चेक्स एंड बैलेंस भी हुआ। अब क्या हुआ कि ये जो गवर्नर जनरल जो है, इट मे बी गवर्नर जनरल जो है, हाँ, इसको असिस्ट किया जाएगा। असिस्टेड बाय व्हाट? बाय 4 मेंबर्स ऑफ काउंसिल। इसको 4 मेंबर काउंसिल का होगा, वो इसको असिस्ट करेंगे। किसको असिस्ट करेंगे? गवर्नर जनरल को 4 मेंबर्स, हाँ, 4 मेंबर्स इसको क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे। और जब इसको असिस्ट करेंगे, अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा, वो डिसीजन हमेशा मेजॉरिटी से होगा। अगर 4 मेंबर्स हैं तो इनको क्या करना है? इनको डिसीजन लेना है।
तो डिसीजन कौन लेंगे? यही 4 मेंबर डिसीजन लेंगे। तो वो डिसीजन कौन सा डिसीजन माना जाएगा? वही माना जाएगा जहां पर मेजॉरिटी होगी। अरे मेजॉरिटी कहां पर होगी? जब 3:1 होगा और जहां पर 4:4 ही होगा। कोई इश्यू है, कोई चीज करने से, फॉर एग्जाम्पल एक्स, इसको चारों मेंबर सपोर्ट कर रहे हैं तो हो गया पास। कोई चीज करनी है, 3 सपोर्ट कर रहे हैं, एक इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब भी पास हो गया, क्योंकि दिस इज मेजॉरिटी। ओके, नाउ इफ द केस इज 2:2, देन व्हाट विल हैपन? देयर इज अ क्लैश, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, देन इट विल नॉट बी पास्ड। डिसीजन काउंसिल में डिसीजन फिर पास नहीं हो जाएगा, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जब ये तो ठीक है, यहां तक समझ में आया, 4 कर रहे हैं सपोर्ट तो नो टेंशन, 3 कर रहे हैं सपोर्ट, एक अपोज कर रहा है तब भी कोई नहीं टेंशन। लेकिन जब 2:2 होगा फिर क्या हो जाएगा? तो क्या होता है इस केस में? जो गवर्नर जनरल होता है, इन दिस केस व्हाट हैपेंस, गवर्नर जनरल जो होता है उसको एक वोटिंग राइट मिलता है। क्या मिलता है? उसको वोटिंग राइट मिलता है। तो वोटिंग राइट कब मिलेगा? उसको वोट नहीं मिलता है जब ये वाले वोट कर रहे हैं तो गवर्नर जनरल को वोट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो ही 2:2 हो जाता है तो उसको वोटिंग राइट मिलता है। उस वोटिंग राइट को हम कहते हैं कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या होता है? पहले उसको वोट नहीं होता है, जो ही टेंशन हो जाएगी, जो ही क्लैरिफाई नहीं हो जाएगा, जो ही डिसीजन नहीं होगा, फिर जो गवर्नर को लगेगा कि अगर वो इसको सपोर्ट करेगा तो इसको अपोज हो गया, अगर इसको सपोर्ट करेगा तो इसको अपोज होगा। जिसको भी गवर्नर वोट करेगा, से फॉर एग्जांपल उसने इसको सपोर्ट किया, तो फिर इन्हीं की मेजॉरिटी होगी। क्यों? अब ये 3 बन गए, ये तो 2 ही हैं। तो कास्टिंग वोट कब मिलता है? कास्टिंग वोट इज डन आफ्टर द मेंबर वोट्स। जब मेंबर वोट खत्म करते हैं, जब कोई डिसीजन नहीं हो जाता है, उसके बाद गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट देते हैं, राइट ऑफ वोटिंग राइट मिलता है, जिसको हम कास्टिंग वोट कहते हैं। फिर गवर्नर जनरल को अपनी मर्जी है, चाहे वो इसको सपोर्ट करेगा, चाहे ये इसको सपोर्ट करेगा। जिसको भी सपोर्ट किया वही माना जाएगा, वही डिसीजन माना जाएगा। ओके, अच्छा, हो गई ये 3 चीजें। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा और भी चीजें हैं। से फॉर एग्जाम्पल इफ आई से सुप्रीम कोर्ट, जो आज आप दिल्ली में जो आज है, असल में जो सुप्रीम कोर्ट का जो कंसेप्ट है, ये ऋषि रेगुलेशन एक्ट से आया है। कहां से आया? ब्रिटेन से आया। सुप्रीम कोर्ट जो है ये एस्टैब्लिश हो गया था। कहां पर एस्टैब्लिश हो गया था? कोलकाता में, याद रखना, कोलकाता में। तो जब कोलकाता में एस्टैब्लिश हो गया तो कब हुआ था? 1774 में। 1773 में एक्ट आया, तो 1774 में इसी एक्ट के अंडर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हो गया था कोलकाता में, ठीक है। तो इसमें क्या था? इसमें था लॉर्ड चीफ जस्टिस प्लस 3 मेंबर्स, प्लस 3 जजेस, आई कैन से रादर। हाँ, लॉर्ड चीफ जस्टिस था, यानी 1 और ये 2, ये 4 हो गए, सॉरी ये हो 3 और टोटल हो गए, ये हो गया 1 चीफ जस्टिस और 3 मेंबर, तो कितने हो गए? 4 टोटल हैं। ओके, उस वक्त 4 मेंबर टोटल थे, चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस। ओके, तो ये माना जाता था हाईएस्ट कोर्ट इन ब्रिटिश इंडिया में ये हाईएस्ट कोर्ट माना जाता था। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसको कहते हैं, याद रखना, जुडिकेचर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। ठीक है भाई, यहां पर ये हाईएस्ट अथॉरिटी थी, ठीक है। तब की बात है 1773। उसके बाद फिर हमने, जब इंडिया इंडिपेंडेंस होगी, उसके बाद 1950 में हमने अपने यहां पर बनाया, दिल्ली में जो आज है वो तो आप जानते हैं, लेकिन ये तो इसमें था। अच्छा, उसमें हो गई 4। 5वां पॉइंट, जो सर्वेंट्स थे, क्या? जो सर्वेंट्स ऑफ कंपनी जो थे, वर प्रोहिबिटेड, इनको अलाउ नहीं किया जाता था अगर किसी और प्राइवेट कंपनी में काम करेंगे। याद रखना, जो सर्वेंट्स ऑफ कंपनी जो हैं, दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट कंपनी। याद रखना कि अगर कोई भी मेंबर होगा, कोई भी सर्वेंट होगा, किसका? कंपनी का,
तो उनको किसी और प्राइवेट कंपनी में इजाज़त नहीं था काम करने के लिए, प्रोहिबिटेड था, यानी मना था, उनको फिर पेनल्टी देनी पड़ती थी, हाँ, पनिशमेंट वगैरह चीज़। अच्छा, तो ये था कंपनी के बारे में। लेकिन इस एक्ट के बारे में, अब इस एक्ट के बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, वो ड्रॉबैक्स ज़रूरी हैं। मे बी इस जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया सारा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, वहाँ पर क्वेश्चन आया ड्रॉबैक के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, लेकिन इसमें ड्रॉबैक्स भी हैं। वो ड्रॉबैक्स क्या हैं, ज़रा वो देख लीजिए। अब इस रेगुलेशन एक्ट का ड्रॉबैक्स, क्या ड्रॉबैक्स है इसके, ठीक है। जो गवर्नर जनरल था, ही वॉज आंसरेबल, जो गवर्नर जनरल था वो आंसरेबल था, यानी वो रेस्पॉन्सिबल था किसको, टू डायरेक्टर्स को, किसको, टू डायरेक्टर्स। ठीक है, आप डायरेक्टर्स को रेस्पॉन्सिबल हो तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है जब गवर्नर जनरल जो है वो आंसरेबल था डायरेक्टर को, ठीक है, और उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, वो रेस्पॉन्सिबल था, जो भी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भी हो जाएगा उसके लिए गवर्नर जनरल रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। तो गवर्नर जनरल जो है ही वाज रिस्पॉन्सिबल टू डायरेक्टर्स, और जो भी एक्ट्स उसके एडमिनिस्ट्रेशन में हो जाएगा उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल था, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर हो जाएगी गवर्नर जनरल उसके लिए रेस्पॉन्सिबल था। अब ये तो ठीक बात है, अब मसला क्या है? मसला ये है कि he was not given free hand, not given free hand। अगर आप किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार हो, आपको घर वाले रखेंगे किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार, लेकिन आपको उस पर कंट्रोल नहीं है जिसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे ये बोलो, क्या ये सही है कि क्या ये गलत है? कुछ भी अगर हो जाएगा कोई और करेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको है, ये क्या मतलब है? तो इसलिए एक पहला ड्रॉबैक था, ही वॉज नॉट गिवन फ्री हैंड बिकॉज ही वॉज बाउंडेड बाय द डिसीजन ऑफ, बिकॉज ही वॉज बाउंडेड बाय व्हाट, बाय द डिसीजन ऑफ काउंसिल, क्योंकि जो काउंसिल डिसाइड करेगा वही था, ही वॉज बाउंड। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वो? दिस वॉज द ड्रॉबैक, फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। सेकेंड ड्रॉबैक, तो मैंने आपको कहा था कि यहां पर सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होगी। जितने भी गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस थे दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो जितने भी प्रोविंसेस में क्या थे, गवर्नर थे, वो सारे किसके अंडर थे? मैंने पहले कहा था दूसरा ड्रॉबैक जो है, जितने भी गवर्नर्स हैं, गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस, ठीक है भाई, ये सारे क्या थे? ये थे अंडर व्हाट, अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्यों? क्योंकि वो सब ऑर्डिनेट बनाए गए थे। जब वो सब ऑर्डिनेट बनाए गए थे, इसका मतलब ये है कि वो इन लोगों ने यहां पर सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया। जब इन्होंने सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया, चेक्स एंड बैलेंस स्टार्ट हो गया, तो ठीक है। बट तो ये तो सब ठीक है ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या थे? दे वीर इंडिपेंडेंट। वो असल में एक्चुअली ये रियल प्रैक्टिस में हम कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बना है लेकिन रियली कुछ और हो रहा है, ठीक है। हम कहते हैं प्रेसिडेंट जो है वो होता है हेड, लेकिन एक्चुअली कौन कर रहा है? प्रैक्टिस इन रियल प्रैक्टिस में कौन कर रहा है? इट्स प्राइम मिनिस्टर। सिमिलरली हैपेंस हियर कि इसको क्या हुआ था कि जितने भी यहाँ पर प्रोविंसेस, गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस थे, वो अंडर थे या सबऑर्डिनेट थे किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ताकि सबऑर्डिनेट रहेंगे, उसके अंडर रहेंगे तो सेंट्रलाइजेशन रहेगा, लेकिन एक्चुअली वो इंडिपेंडेंट थे, वो खुद काम कर रहे थे इंडिपेंडेंटली ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये भी एक ड्रॉबैक था। तो थर्ड जो ड्रॉबैक है दैट इज रिगार्डिंग एम्बिग्यूटी ऑफ jurisdiction. This is the third and important jurisdiction between Supreme Court and Governor General of बंगाल। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है और जो सुप्रीम कोर्ट है, इनके दरमियान में एक रिफ्ट था। क्या रिफ्ट है? कि ये कहाँ पर कंट्रोल कर सकती है, ये कहाँ पर कंट्रोल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मेक यू अंडरस्टैंड कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है,
या हम उसका कहेंगे इसका काउंसिल, इसमें काउंसिल आता है असल में, है ये अकेले नहीं आता है, इसका काउंसिल आता है 4 मेंबर्स। ओके, तो एम्बिग्यूटी क्या था रिगार्डिंग ज्यूरिसडिक्शन, किस एरिया तक ये करेगी कंट्रोल और ये किस एरिया में करेगी कंट्रोल, ये किस एरिया में करेगी और ये किस एरिया में कंट्रोल करेगी। हाँ, ज्यूरिसडिक्शन, क्या ये यहाँ जा सकता है, क्या ये यहाँ जा सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, यही मसला था। तो क्या था कि जो गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें ये ड्रॉबैक था, इस 1773 के एक्ट में ये ड्रॉबैक था कि पता ही नहीं था कि जो गवर्नर जनरल जो है उसको दिया गया था सिविल एंड मिलिट्री, क्या गवर्नर जनरल को सिविल एंड मिलिट्री दिया गया था, ठीक है भाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरफेयर कर रही है सिविल में भी और मिलिट्री में भी, जबकि ये पावर्स दिए गए थे गवर्नर जनरल बंगाल को, उसके काउंसिल को दिए गए थे कि आप सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। हाँ, बट सुप्रीम कोर्ट आल्सो हैज बीन अथोराइज्ड टू इंटरफेयर इनटू व्हाट सिविल एंड मिलिट्री, क्योंकि मैंने कहा था चेक्स एंड बैलेंस। अब मुझे ये बोलो कि अगर गवर्नर जनरल बंगाल जो इसका काउंसिल है उसको ये वाले पावर्स दिए गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्यों इसमें इंटरफेयर कर रही है। चलो ठीक है, अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया, अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया, जो ही सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर करती है तो मुझे ये बोलो पुनिशमेंट जो होगी, पुनिशमेंट अगेंस्ट सर्वेंट्स एंड ब्रिटिश, जो भी होगा, जो पुनिशमेंट सुप्रीम कोर्ट देगी अगेंस्ट सर्वेंट्स एंड व्हाट एंड ब्रिटिश, बट जो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करेगी कि इसको पुनिशमेंट देना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, मगर मुझे ये बोलो पॉइंट ये है कि बट एक्ट डिड नॉट मेंशन whose authority is final। अगर पुनिशमेंट देना है, ये डिक्लेयर करना है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट करेगी या गवर्नर जनरल बंगाल जो उसका काउंसिल है वो डिक्लेयर करेगी, क्योंकि रेगुलेशन एक्ट 1773 जो है उसमें क्लियरली मेंशन नहीं दिया गया है कि कौन डिसाइड करेगा, वेदर सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है वो डिक्लेयर करेगी। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसमें भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकें। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट 1773 और उसका जो हमारा रिपब्लिक इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ट्रेसेस क्या थी वो सारा हमने आज देख लिया है। तो ये आज के लिए था, इंशाल्लाह जो हम बाकी लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह हम ऐसे ही आपको पढ़ाएंगे, तो और भी कोशिश करेंगे और भी कंटेंट हम ऐड करते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।